अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे आईसीएसई बोर्ड की कंप्यूटर साइंस क्लास 6 की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और आपको ये चीज़ एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाए। और आप सब लोग पेंसिल लेकर बैठिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मार्क करते हुए चलिएगा, अंडरलाइन करिएगा। चलिए इस चैप्टर के अंदर डाइव इन करते हैं और चैप्टर को रीड करते हैं और समझते हैं। You carry different types of bags to different places depending on your requirements. For example, when you go to school, you carry a school bag in which you keep your books, notebooks, and the other necessary items. When you go for some sports activity, you carry sports equipment in a sports bag. Likewise, you have the options to select computers that suits your needs. These computers are designed and categorized with respect to their size, speed, storage, and capacity and cost. इसमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से आप जब स्कूल जाते हैं, स्कूल बैग कैरी करते हैं, स्कूल बैग के अंदर बुक्स, नोटबुक्स और अपने ज़रूरत की चीज़ें कैरी करते हैं, इसी तरीके से जब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने जा रहे होते हैं तो स्पोर्ट्स बैग में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रखते हैं। और जब आप किसी वर्क को करने के लिए अपने कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट देख रहे होते हैं तो कंप्यूटर किस तरीके का होना चाहिए, उसका साइज़ क्या हो, उसकी स्पीड कैसी हो, उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितनी हो, और उसकी बजट होता है कि कितने बजट में लेना है। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि तो इसी तरीके से। और इसमें कंप्यूटर में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंसान चीज़ों को सिलेक्ट करता है, चूज़ करता है। चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में बताया गया है। कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज एंड कॉस्टलेस. They are usually designed for personal use, therefore they are also called personal computers और PCs. ये कंप्यूटर साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं और सस्ते आते हैं, बजट में आ जाते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, और ये पर्सनल यूज़ के लिए बने हुए होते हैं, इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है और शॉर्ट में PCs भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स ये दिए हुए हैं। Commodore 64, IBM PC. दे आर मेनली यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स, ऑफिसेज, शॉप्स, बैंक्स एक्सेट्रा। ये आपने बहुत जगह देखे होंगे, आपके स्कूल्स में भी ये लैपटॉप्स होंगे, आपने घरों में देखे होंगे, ऑफिस में देखे होंगे। फॉलोइंग आर द वेरियस माइक्रो कंप्यूटर्स। ये वेरियस टाइप के माइक्रो कंप्यूटर्स लिस्ट करे गए हैं यहाँ पर। पहला कंप्यूटर है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू फिट कंफर्टेबली ऑन द टॉप ऑफ डेस्क. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स टिपिकली कम विद मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस which are connected with each other and work like a single unit. इसमें CPU, माउस और कीबोर्ड अलग अलग होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर में, और ये डेस्क के ऊपर इसको अरेंज करा जाता है। आपने ऑफिस में देखा होगा और काफ़ी जगह देखा होगा। लेकिन लैपटॉप्स, फिर सेकंड लैपटॉप्स आते हैं। दीज आर स्मॉल इन साइज एंड कैन बी प्लेस्ड ऑन द लैप. दे आर बैटरी ऑपरेटेड एंड पोर्टेबल. यू कैन परफॉर्म ऑल द टास्क ऑन इट एज यू डू ऑन ए डेस्कटॉप, बट लैपटॉप्स आर मोर एक्सपेंसिव दैन डेस्कटॉप computers. Laptops are mainly used by people who travel a lot. You can fold down the screen of laptop when not in use. Laptops usually have a screen of 13 to 15 inches. लैपटॉप को लैपटॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको लैप के ऊपर रख सकते हैं, और ये पोर्टेबल साइज़ के होते हैं। आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर ले जा सकते हैं। और जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं ज़्यादातर, वो अक्सर लैपटॉप प्रीफर करते हैं क्योंकि ईज़ी टू कैरी होता है, और इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं और कहीं भी अपना काम कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। इसका साइज़ जो होता है 13 to 15 इंचेस होता है मोस्टली, इससे ज़्यादा बड़े लैपटॉप नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में हैंड हेल्ड डिवाइसेस दिए हुए हैं। ये क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। डिवाइसेस दैट आर स्मॉल इन साइज एंड कैन बी इजली हेल्ड इन द हैंड और आर कॉल्ड हैंड हेल्ड डिवाइसेस. दे कैन कन्वीनियंटली कैरीड इन द पॉकेट. टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, पाम टॉप्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हैंड हेल्ड डिवाइसेस. अब देखिए ये इम्पोर्टेंट आ रहा है ना यहाँ पर, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा. डिवाइसेस दैट आर स्मॉल इन साइज एंड कैन बी इजली हेल्ड इन हैंड आर कॉल्ड हैंड हेल्ड डिवाइसेस, एंड दे कैन बी कन्वीनियंटली कैरीड इन द पॉकेट. टैबलेट, स्मार्टफोन, palm tops are some examples of handheld devices. These devices are also called personal digital assistants. इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए.
They either have a touch-enabled display screen as their input-output interface or a simple display unit with a keyboard. ये डिवाइस छोटा होता है साइज़ में और इसमें छोटा सा कीबोर्ड दिया हुआ होता है और हैंड में कैरी कर सकते हैं आसानी से। या आपने देखा होगा काफ़ी जगह पर मॉल में जाते हैं वहाँ पर ये डिवाइस यूज़ होता है। लाइक ए डेस्कटॉप कंप्यूटर दीज डिवाइसेस कैन बी यूज टू परफॉर्म एनी टास्क। जिस तरीके से डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसी तरीके से इसको भी हर तरीके का काम टास्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ टैबलेट्स। दीज आर स्मॉल एंड लाइटर दैन लैपटॉप्स बट बिगर दैन स्मार्टफोन्स। Instead of a keyboard and mouse, tablets use touch-sensitive screen for typing and navigation. They usually have 7 or 10-inch screen. Popular uses of tablets include reading e-books, watching movies, viewing photos, browsing net, etc. Tablets आपने देखे होंगे अक्सर जगहों पर। इसका साइज़ 7 to 10 इंच का होता है और इसमें अक्सर लोग किताब पढ़ना पसंद करते हैं और मूवीज़ देखते हैं और इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, तो इन चीज़ों के लिए टैबलेट का इस्तेमाल होता है। Next is smartphones. A smartphone is a handheld device that combines features of a personal computer with the other common features of a mobile phone. It can be used for making and receiving calls, text messages, emailing, web browsing, capturing and viewing videos, gaming and much more. Smartphones के बारे में आप सब लोग जानते हैं बेहतर तरीके से। Next is palm tops. A palm top is a small device that can fit in the palm of your hand. It has a small screen and compressed keyboard. These usually come with a pen and that serves as the input device. देखिए जो इमेज बनी हुई है इस तरीके से पाम टॉप डिवाइस होता है। आज के वक्त में देखने को नहीं मिलता है, इसका इस्तेमाल कम हो गया है अब। और नेक्स्ट इज़ गेम कंसोल्स। ए गेम कंसोल इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू प्ले इंटरैक्टिव वीडियो गेम्स। दिस डिवाइस इज़ इक्विप्ड विद ए डिस्प्ले स्क्रीन, गेम कंट्रोल्स, जॉयस्टिक बटन्स एंड स्पीकर्स। गेम कंट्रोल तो अक्सर लोगों के पास गेमिंग सेटअप होता है घरों में, टेलीविज़न से कनेक्ट कर लेते हैं या फिर गेमिंग सेटअप पूरा प्रॉपर एक्सबॉक्स या फिर PS5 आता है तो उसे गेम कंसोल्स बोले जाते हैं। नेक्स्ट इज़ एम्बेडेड सिस्टम्स। अब ये देखिए, ये इसको समझना ज़रूरी। एम्बेडेड सिस्टम किसे कहते हैं? एन एम्बेडेड सिस्टम इज़ द वन दैट हैज़ ए कंप्यूटर हार्डवेयर विद सॉफ्टवेयर एम्बेडेड और इम्प्लांटेड इनटू अ लार्जर डिवाइस। एम्बेडेड मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिक्स कर दिया, एक में दोनों को मिक्स करके अंदर ही एम्बेडेड कर दिया, हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर को भी, तो उसको एम्बेडेड बोल रहे हैं। दो चीज़ों को कंबाइन कर दिया। इट कंप्राइजेज ऑल द एसेंशियल कंप्यूटर कंपोनेंट्स लाइक CPU, RAM, ROM, इनपुट एंड आउटपुट मीडियम। उसके अंदर CPU भी है, RAM भी है, ROM है और इनपुट आउटपुट मीडियम भी लगा दिए हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इन वेरियस डिवाइसेज, फॉर एग्जांपल TV सेट्स, व्हीकल्स, टेलीफोन्स, डिजिटल कैमरास, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव्स, प्रिंटर्स। ये जो एग्जांपल्स दिए हैं, जिस तरीके से TV सेट के ऊपर TV में देखिए सॉफ्टवेयर भी होता है और उसके TV के आउटर पर बटन होते हैं फंक्शनल, जिससे आप चैनल चेंज करते हैं, वॉल्यूम हाई लो करते हैं। इस तरीके से व्हीकल में भी आप लोग देखते हैं उसमें सॉफ्टवेयर होता है स्क्रीन पर और उसमें म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं या फिर मैप देख रहे होते हैं। इसी तरीके से एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है ऐसी चीज़ों को। Let us understand the concept of embedded computers with the help of example given on the next page. देखिए नेक्स्ट पेज में क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखिए, ये है एग्जाम्पल यहाँ पर। इन माइक्रोवेव ओवन का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। और इसमें क्या बता रहे हैं, द रोल ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम इज़ टू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र थ्रू द कीपैड एंड ट्रांसलेट दैम इनटू कमांड्स। जैसे ओवन में ये आगे साइड में बटन होते हैं, ये बटन के ज़रिए से आप लोग टाइमिंग और क्या करना होता है उस फंक्शनिंग उसके हिसाब से आप लोग सेट करते हैं। तो ये हार्डवेयर पार्ट है और आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए से फंक्शनिंग दे रहे हैं, प्रोग्राम कंट्रोल कर रहे हैं कि आपको ओवन के अंदर कितनी देर तक कोई चीज़ हीट करना है। तो यहाँ से कमांड आपने दिया, तो इस तरीके से ओवन काम करता है। सपोज यू वांट टू कुक नूडल्स इन ए माइक्रोवेव, यू विल पुट द इंग्रेडिएंट्स इन ए बाउल एंड प्लेस द बाउल ऑन द ग्लास ट्रे, सेट द टाइमिंग्स फॉर इट एंड प्रेस द स्टार्ट बटन। अब देखिए आपने टाइमिंग सेट करी और स्टार्ट बटन पे क्लिक करा तो माइक्रोवेव काम करता है, उसकी फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। इसी तरीके से माइक्रोवेव स्टॉप हो जाएगा जब टाइमिंग उसकी ख़त्म हो जाती है। इस ऑल दिस इज़ हैंडल्ड बाय द एम्बेडेड कंप्यूटर ऑफ द माइक्रोवेव। ये एम्बेडेड कंप्यूटर की वजह से ये चीज़ें कंट्रोल हो पा रही है माइक्रोवेव के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिनी कंप्यूटर्स।
मिनी कंप्यूटर्स आर बिगर इन साइज दैन द माइक्रो कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर मतलब ये नहीं है कि ये छोटे साइज़ का होता है इसलिए इसको मिनी बोलना है। मिनी कंप्यूटर साइज़ में बड़े होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होता है साइज़ इसका, और हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है, और ये माइक्रो कंप्यूटर से महंगे आते हैं। और ये दीज कंप्यूटर्स आर केपेबल ऑफ सपोर्टिंग अबाउट 4 to 200 यूज़र्स साइमल्टेनियसली। 4 to 200 यूज़र्स इसमें काम कर सकते हैं, सपोर्ट करते हैं। दे आर यूज्ड इन बैंक्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर बिग ऑर्गेनाइजेशंस। बैंक्स में अक्सर ये कंप्यूटर्स देखे होंगे आप लोगों ने, यूज़ होते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वर्क करना होता है, ज़्यादा हाई टास्क होता है, वर्कलोड ज़्यादा होता है उसमें। छोटे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में वो काम नहीं हो सकता इसलिए इन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है वहाँ पर। नेक्स्ट इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये क्या होते हैं? दीज कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल, दे आर इन बिग इन साइज विद ए लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ ए मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये देखिए MIPS की फुल फॉर्म यहाँ पर आ रही है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड MIPS। ये साइज़ में ज़्यादा बड़े होते हैं कंप्यूटर, और ज़्यादा मेमोरी और ज़्यादा हाई स्पीड होती है इसकी। और प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है इस कंप्यूटर की उसको मेज़र करते हैं MIPS में, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। एक सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसमें एग्जीक्यूट होते हैं, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है ये। दे आर डिज़ाइन टू टैकल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक बार में टैकल कर सकता है ये, वर्कलोड एग्जीक्यूट कर सकता है। More than 100 users can use a mainframe computer simultaneously. These computers are used in networked environment. Mainframe computers are very expensive and mainly used for bulk data processing in large business organizations, universities, banks, scientific laboratories, airline and railway ticket reservations, stock exchange markets, etc. रेलवे टिकट करते वक्त भी इन्हीं कंप्यूटर का इस्तेमाल करा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जो शेयर्स ख़रीदने बेचने का, उसमें भी वहाँ भी इस्तेमाल होता है इस कंप्यूटर का। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एंड लास्ट इज़ सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर, दे आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स विद ए ह्यूज प्रोसेसिंग स्पीड। दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट कंट्रोल। ये और सुपर कंप्यूटर और ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, तो ये स्पेस रिसर्च में इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करा जाता है, वेदर फोरकास्ट में इस्तेमाल करा जाता है जो वेदर बताते हैं, और सैटेलाइट कंट्रोल में भी इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करा जाता है। द परफॉर्मेंस ऑफ ए सुपर कंप्यूटर इज़ कॉमनली मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। अब देखिए वहाँ पर MIPS था और यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड इंस्टेड ऑफ MIPS, और एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर में कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं जिससे कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है? यू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन योर डेली लाइफ थ्रू अ लैंग्वेज। हम लोग डेली की ज़िंदगी में एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जिस तरीके से हम अपने बात को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं और दूसरा अपनी बात को कन्वे कर पाता है, इसी तरीके से कंप्यूटर को भी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है बात को समझने के लिए और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए। It is a medium to express your views and feelings. In a similar manner, you communicate with a computer in a language that it understands. इसी तरीके से हम लोग उस लैंग्वेज में कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं जो कंप्यूटर लैंग्वेज को समझता है। You need to give instructions to computer in order to make it work. एक कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देंगे तभी कंप्यूटर वर्क करता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। A computer needs stepwise instructions to perform any action. The set of instructions that tells the computer what to do is called a program. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये important है लाइन। The set of instructions that tells the computer what to do is called a program. The process of writing programs in a computer language is called programming. अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो कंप्यूटर में दिए जाते हैं उसको प्रोग्राम कहा जाता है, और जो ये प्रोसेस होता है प्रोग्राम लिखने का उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक रूल्स।
हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं, लिखने का तरीका होता है। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैज़ मेड इट ईजियर फॉर प्रोग्रामर्स टू राइट पावरफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर। जिस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वक्त के साथ और आसान होती जा रही हैं, प्रोग्रामर्स ने इसको और आसान कर दिया है लोगों को समझने के लिए, ताकि लोग आसानी से समझ सकें और इसका इस्तेमाल कर सकें कंप्यूटर में अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब देखिए, ये कंप्यूटर की जनरेशन बताई गई है। नेक्स्ट टॉपिक ये है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर में की जनरेशन्स, कहाँ से कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, कितनी जनरेशन आ गई हैं और इस वक्त कौन सी जनरेशन चल रही है। The programming languages have evolved over the years. Each stage of development has made programming languages more user-friendly and powerful. हर जनरेशन की स्टेज पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करा गया है और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है और पावरफुल बनाया गया है, ताकि यूज़र फ्रेंडली का मतलब ये है कि लोग उसको आसानी से समझ सकें, इतनी आसान भाषा में। जिस तरीके से इंग्लिश के वर्ड होते हैं उस तरीके से इंग्लिश में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पहले उसमें कुछ कोड होते थे स्पेसिफिक, उसको यूज़ करा जाता था। द डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर known as generations. The different phases of development of computer languages are known as generations. अलग अलग डेवलपमेंट फेजेस को जनरेशन कहा जाता है। और अब यहाँ पर अंडरलाइन करिएगा, देयर आर 5 generations of the computer languages. First generation is machine language, second is assembly language, third high level language, and fourth generation is very high level language, and fifth generation is artificial intelligence. अभी अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप्स की जनरेशन ऑफ लैंग्वेज होती हैं, तो आप बताएंगे 5 जनरेशन होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं तो उसको याद करने का शॉर्टकट बता देते हैं। M for machine language, A for assembly, H high level, V A। अब इसको शॉर्ट में लिखते हैं M A H V A। अब ये याद रखना थोड़ा आसान होगा। M for machine, assembly, high level, very high level, machine, assembly, high level, very high level, और आखिरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपसे पूछा जाएगा 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस बताइए, तो MHV याद रखिएगा। 1 2 3 4 लिस्टिंग कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से सीक्वेंस में लिखिएगा। तो ये एग्जैक्ट उसी के सामने, फर्स्ट के सामने M मशीन लैंग्वेज। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। अच्छा, उसको एक 1 by 1 उसको एक्सप्लेन करा गया है जनरेशन्स को। मशीन लैंग्वेज इज़ एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फॉर्म। मशीन लैंग्वेज है 0 और 1 की फॉर्म में होती है, जिसमें 0 का मतलब होता है ऑफ स्टेट और 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट। देखिए लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड। ये एक ऐसी वाहिद लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है, इसके अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं समझता। मशीन लैंग्वेज हैज़ द एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। मशीन लैंग्वेज के पास एक एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड लैंग्वेज होती है और लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो कम से कम यूटिलाइज़ करती है और इसको समझती है ये कंप्यूटर में। However, understanding and learning, next पेज में, learning of machine language is a tough and time consuming process. अच्छा, मशीन लैंग्वेज को समझना थोड़ा टफ और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट एंड डिबग प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर देखिए, डिबग का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोग्राम में गलतियाँ होती हैं, एरर आते हैं, उसको सही करने को डिबगिंग कहते हैं। तो डीबग वर्ड का यूज़ हो रहा है। इसको लिखना तो मुश्किल होता है और इसको उसमें गलतियाँ निकालना भी मुश्किल है मशीन लैंग्वेज में। इट इज़ एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट, और ये फुली मशीन डिपेंडेंट होती है। मतलब जिस मशीन में चल रही है तो उसी में ही चलेगी। ऐसा नहीं कि आप दूसरे कंप्यूटर में यूज़ करेंगे तो प्रोग्राम को तो एग्जीक्यूट हो जाए। इसीलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। दैट्स वाई मशीन लैंग्वेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए लो लेवल लैंग्वेज। LLL, ये याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। A machine language program written on one computer may or may not run on another computer.
ज़रूरी नहीं है कि आपने जो प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पर लिखा है वो दूसरे कंप्यूटर पर भी रन कर जाए, इसीलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ड्यू टू दिस वेरी फ्यू पीपल ऑप्ट फॉर स्पेशलाइजेशन इन मशीन लैंग्वेज। इसी वजह से बहुत ही कम लोग इसको स्पेशलाइज करते हैं मशीन लैंग्वेज के। अब नेक्स्ट इज़ सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। जो शॉर्टकट बताया था MAHVA, M से मशीन, A से असेंबली लैंग्वेज, H से हाई लेवल और V से वेरी हाई लेवल, और MAHV के बाद A आ रहा है, A आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस तरीके से याद रखिएगा उस शॉर्टकट को, 5 जनरेशन्स ऑफ लैंग्वेजेस को। नेक्स्ट इज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, इसको असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है। दिस लैंग्वेज यूजेस न्यूमेरिक कोड्स और सिम्बल्स इन प्लेस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। अच्छा, ये लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड्स को इस्तेमाल करती है और सिम्बल्स का इस्तेमाल करती है। ज़ीरोज़ और वन का इस्तेमाल तो मशीन लैंग्वेज में हो रहा था, लेकिन इसमें नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द ऑपरेशन कोड फॉर ऐड इज़ 0010 इन बाइनरी लैंग्वेज, इट कैन बी डायरेक्टली रिटन एज ऐड इन असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज में डायरेक्टली ADD लिख देंगे, और जहाँ पर मशीन लैंग्वेज में 0010 बाइनरी फॉर्म में लिखा जा रहा था। सिंस असेंबली लैंग्वेज यूजेस सिम्बॉलिक कोड्स, इट इज़ ईजियर टू वर्क विद असेंबली लैंग्वेज दैन बाइनरी लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में काम करना आसान है इन कंपेरिजन टू मशीन लैंग्वेज। लाइक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। अच्छा, मशीन लैंग्वेज की तरह असेंबली लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट है, कि मशीन पे डिपेंड है। And programming in this language is quite time consuming, thus it is also regarded as low level language। इसको भी low level language कहा जाता है क्योंकि ये time consuming भी है और machine dependent है, machine dependent and quite time consuming। और machine language को भी low level language कहा जाता है। और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। और द रिस्ट्रिक्शंस इन द यूसेज ऑफ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेजेस प्रॉम्प्टेड द प्रोग्रामर्स टू डेवलप a लैंग्वेज विद द फॉलोइंग फीचर्स: सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज एंड मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अच्छा, जो लोगों को रुकावटें आ रही थी मशीन को यूज़ करने के लिए, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज को सीखने के लिए, प्रोग्रामर्स को सीखने के लिए जो दिक्कतें आ रही थी, तो इसी चीज़ को देखते हुए ये हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई टू डेवलप लैंग्वेज विद द फॉलोइंग फीचर, जिसमें ये फीचर रखे गए कि सिंपल हो एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज हो, सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज एंड मशीन इंडिपेंडेंट हो, कि ऐसा ना हो कि जिस मशीन पे कोड चल रहा है फिर दूसरी मशीन पे हम उसी कोड को चलाएं तो वहाँ पर नहीं रन हो। ऐसा नहीं हो, ऐसा हो कि सभी जगह कोड चल जाए और आसानी समझ जाएं लोग, और लोगों का समझना इसको आसान हो। तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई इन सब चीज़ों को नोटिस करते हुए। Owing to the above mentioned features, it became easy to learn and use different computer languages. A large number of people started writing computer programs using the third generation language. अच्छा, ये आसान थी और मशीन डिपेंडेंट थी, तो लोगों ने ये लैंग्वेज सीखी और बहुत सारे लोग इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना सीख गए, और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है, लोगों में आ गई है आसानी से। दीज आर ऑल्सो नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसको यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज कहा गया है। फिर ये लोगों के इस्तेमाल में आई, लोगों ने इस लैंग्वेज को सीखा और दूसरों को सिखाया भी, और ये लैंग्वेज इजी भी थी, इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज कैटेगरी में फिर लिस्ट कर दिया गया। ये हाई लेवल लैंग्वेज इज़ क्वाइट सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज उससे कहते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह सिमिलर वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि बेसिक C++, जावा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो ये एग्जांपल दिए हुए हैं। आर सम ऑफ द वेरी पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। इंग्लिश की तरह ही इसमें सेंटेंस जैसे होते हैं ना, उसी तरीके से इंग्लिश की तरह ही कमांड लिखे जाते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को वेरी हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। अब ये उससे भी एडवांस है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर more advanced than the third generation languages। और नेक्स्ट पेज में टर्न करिए और फिर क्या लिखा हुआ है, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी लैंग्वेजेस विद द फॉलोइंग फीचर्स। अब ये जो वेरी हाई लेवल लैंग्वेज है, ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग लैंग्वेजेस का, और हाईली यूज़र फ्रेंडली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम।
ये बहुत ज़्यादा आसान है लोगों के समझने के लिए और इंडिपेंडेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकबुक का मैक ओएस हो या फिर विंडोज़ हो या लिनक्स हो। इसी तरीके से वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन डिज़ाइन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट्स। हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है, कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाते हैं कमांड्स। और मिनिमम एफर्ट्स फ्रॉम द यूज़र टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन, और बहुत ही कम एफर्ट लगाना पड़ते हैं यूज़र को किसी भी इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए। डिज़ाइन टू रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और ये इसमें वक्त बचता है लोगों का और इसका कॉस्ट बहुत कम आता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं इस लैंग्वेज के ज़रिए से तो बहुत कम टाइम में और कम पैसों में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो जाता है। इन 4GL, the users have to specify only the required output they want, while the other computer determines the sequence of the instructions that will accomplish those results. Fourth generation languages include PHP. अच्छा, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में PHP, Ruby, Python, Perl, SQL, ये सब जो लैंग्वेज हैं ये अभी आपको सिर्फ पढ़ने और समझने के लिए। बाकी जब आप आगे ग्रेजुएशन में आएंगे तो ये लैंग्वेजेस आपको पढ़ने को मिलेंगी, सीखने को भी आएंगी, स्किल्स में ऐड होंगी आपके कि ये स्किल्स में ज़रूरत पड़ेगी कंपनीज़ में इन लैंग्वेजेस की। जो भी लोग कंप्यूटर साइंस में आगे डिग्री परस्यू करना चाहते हैं और कैरियर बनाना चाहते हैं उनको ये सब चीज़ें पढ़ने में आएंगी। अभी आपको ये सब नाम बताए जा रहे हैं यहाँ पर। एंड द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड द लास्ट लैंग्वेज दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप के साथ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त आ गया है। चैट जीपीटी है, स्नैपचैट पे भी एक फ़ीचर आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसमें आप कोई भी सवाल पूछते हो आपको जवाब मिल जाता है। उसी तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज के वक्त में आ गया था उस वक्त। द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस और 5GLS शॉर्टकट में 5GLS फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ द विजुअल टूल्स टू डेवलप अ प्रोग्राम। These languages are used to develop programs for the field of artificial intelligence and artificial neural networks. अच्छा, इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की फील्ड में। सम एग्जांपल्स ऑफ द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर मर्करी, OPS5 एंड प्रोलॉग। ये एग्जांपल्स को याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। और Consider the following table to quickly revise the characteristics of the different generations of computer languages. अच्छा, यहाँ पर टेबल के ज़रिए से सब चीज़ें शॉर्ट में बता दी गई हैं। अब पहली लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। यूजेस बाइनरी कोड्स टू डिपिक्ट ऑपरेटर्स एंड डेटा। बाइनरी कोड्स जो 0 और 1 देखे थे हम लोगों ने मशीन लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। ये मशीन डिपेंडेंट है, ये दूसरे मशीन में नहीं चल सकती, सिर्फ एक ही मशीन पर चलेगी। द ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है। असेंबली लैंग्वेज जो होती है निमोनिक कोड्स और सिंबल्स का इस्तेमाल करती है इंस्टीड ऑफ बाइनरी नंबर्स, और ये मशीन डिपेंडेंट होती है। ये भी मशीन एक ही मशीन में चल रही है, ज़रूरी नहीं कि दूसरे में भी एक कोड रन कर जाए। और हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम असेंबलर। अच्छा, इसको मशीन असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर प्रोग्राम का यूज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं असेंबलर। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये 1 वर्ड के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। और थर्ड इज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस यूजेस इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मशीन इंडिपेंडेंट। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जो आई थी वो इंग्लिश की तरह ही थी, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ हो रहे थे और मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे, और ये मशीन इंडिपेंडेंट थी, किसी भी कंप्यूटर में आप अपना प्रोग्राम रन कर सकते थे। और हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम। इसको भी कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है ना कंप्यूटर, तो आप कोई भी लैंग्वेज आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको 0-1 में कन्वर्ट करके आप कंप्यूटर को दे रहे हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में देखिए ट्रांसलेटर का यूज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर्स। इसको हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेटर्स एंड कंपाइलर्स। इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन कमांड को एग्जीक्यूट करता है, और कंपाइलर जो होता है एक बार में पूरा कमांड एग्जीक्यूट कर देता है। 4GLS 4th जनरेशन लैंग्वेजेस मशीन इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी मशीन में चल सकती हैं। मिनिमल यूज़र स्किल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, यूज़र जो भी इसको यूज़ करेगा उसको कम स्किल्स भी होंगी तो भी वो उसको चला सकता है। और एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल
इसमें बनाए गए हैं। और 5 जनरेशन लैंग्वेजेस जो हैं यूज टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स। जितने भी सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड होंगे वो 5 जनरेशन लैंग्वेजेस से ही बनेंगे और मशीन इंडिपेंडेंट होगी और आसानी से लोग समझ सकेंगे इस लैंग्वेज को। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर is translator programs. As you know that a computer can understand only machine language. जैसे कि हम लोग को मालूम है कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है 0 और 1 के फॉर्म में, उसके अलावा कोई और लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता है. So the programs written in any other language have to be converted into machine language. तो जो भी प्रोग्राम जो भी अदर लैंग्वेज में लिखे होंगे तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी कंप्यूटर समझेगा. द ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स आल्सो नोन, नेक्स्ट पेज में टर्न करते हैं. The translator program also known as language processors are used to convert high level language programs into low level language. जो भी प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि अदर लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. मशीन लैंग्वेज जो थी लो लेवल लैंग्वेज थी और जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो 4th जनरेशन लैंग्वेज थी. A program written in a high level language is called the source program. जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसको सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है. ये भी इम्पोर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. Whereas the one converted into machine language by the translator program is called the object program or object code. The one converted into machine language by the translator program is called object program or object code. ठीक है, और ये चैप्टर यहाँ पे थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको भी फिनिश कर लेते हैं. ये देखिए, ये डायग्राम दिया हुआ है, एरो डायग्राम. सोर्स कोड से ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर से ऑब्जेक्ट कोड. दीज आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स. इसको अंडरलाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट है. 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स होते हैं. फर्स्ट इज असेंबलर. एन असेंबलर इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट निमोनिक कोड्स इनटू देयर मशीन लैंग्वेज. असेंबलर जो है न्यूमेरिक कोड्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू ए लो लेवल लैंग्वेज. कोई भी प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है लाइन बाई लाइन. जैसा हमने पहले बताया था, इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को. इट एग्जीक्यूट्स एन इंस्ट्रक्शन एंड देन रिपीट्स द प्रोसीजर फॉर द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन. ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है और फिर रिपीट करता है प्रोसीजर को बाकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए. एक लाइन चेक करेगा. इफ़ एनी एरर्स आर फाउंड, अगर कोई गलती मिलती है उसमें तो दे आर टू बी रिमूव इमीडिएटली. उसको फ़ौरन रिमूव करना होता है कोई भी एरर आती है, वरना वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करता है. एज द कन्वर्टेड कोड इज़ नॉट स्टोर्ड एनीवेयर, सो इट हैज़ टू बी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम. Interpreters are preferred by beginners as they are slow in their execution speed and execute the code line by line. इंटरप्रेटर्स जो बिगनर्स होते हैं, फ्रेशर होते हैं, वो इंटरप्रेटर के यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें लाइन बाई लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है और लोग उसमें आसानी से गलतियाँ समझ जाते हैं और सही कर लेते हैं. और लास्ट इज़ कंपाइलर. ए कंपाइलर इज़ a translator program which is used to convert a high level language program into a machine level language and it translates the whole program at once. जैसे कि पहले बताया था हमने आपको कि कंपाइलर एक बार में हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कर रहा था एक लाइन को, और कंपाइलर एक बार में कर दे रहा है कन्वर्ट. इट जनरेट्स द ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम अलॉन्ग विद अ लिस्ट ऑफ एरर्स. अच्छा, जो भी एरर उसमें आती हैं तो उसको लिस्ट कर देता है अलग से. और द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ ए कंपाइलर इज़ फास्ट एज़ कम्पेयर टू एन इंटरप्रेटर. और कंपाइलर फास्ट है इंटरप्रेटर से काफ़ी ज़्यादा. अब इसको रिकैप कर लेते हैं जो भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी. ये इंपॉर्टेंट बुलेटिन्स पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर. कंप्यूटर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू देयर स्पीड, स्टोरेज, कैपेसिटी, साइज एंड कॉस्ट. द 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर माइक्रो कंप्यूटर्स. जो 4 टाइप होते हैं कंप्यूटर का, माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग. ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग. और लास्ट नेक्स्ट पेज, मशीन लैंग्वेज इज़ एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फॉर्म. 0 और 1 के फॉर्म में मशीन लैंग्वेज होती है. 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन. असेंबली लैंग्वेज यूजेस निमोनिक कोड्स. असेंबली लैंग्वेज निमोनिक कोड्स को और सिम्बल्स को यूज़ करता है 0 1 की जगह. मशीन लैंग्वेज 0 1 यूज़ कर रही है, असेंबली लैंग्वेज निमोनिक कोड्स और सिम्बल को यूज़ कर रहा है.
समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट कर दीजिएगा और उसको इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश रहेगी और समझाने की भी। और थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस आर सिंपल, यूज़र फ्रेंडली एंड मशीन इंडिपेंडेंट। और फिर जब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आ गई तो वो सिंपल थी और यूज़र फ्रेंडली थी, मशीन इंडिपेंडेंट थी, किसी भी मशीन में रन हो जा रही थी। इसी तरीके से फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी थी, वो भी ह्यूमन लैंग्वेज से सिमिलर थी, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी। और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर यूज टू डेवलप प्रोग्राम्स फॉर द फील्ड ऑफ। और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो थी वो ऐसे प्रोग्राम डेवलप करने के लिए यूज़ होती थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड होता था। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स आर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स। एंड इंटरप्रेटर ट्रांसलेट लाइन बाई लाइन एंड कंपाइलर ट्रांसलेट द होल कोड एट वंस। यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से आप लोग। अगर आप लोग नहीं करें हो तो उसको पेंसिल से लिखते जाइएगा साथ में ही। ए डैश इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। यहाँ पर आएगा प्रोग्राम। प्रोग्राम ही बताता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना है और क्या टास्क करवाना है। द सेकेंड इज़ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस कैन बी क्लासीफाइड इनटू 5 जनरेशंस। 5 जनरेशन कौन सी थी? MHAVS VA, जो आपको शॉर्टकट बताया था उसको याद रखिएगा। एंड थर्ड इज़ द मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर्स 0 और 1। मशीन लैंग्वेज में 0 1 होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। एंड असेंबलर लैंग्वेज इज ए प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट न्यूमेरिक कोड्स इनटू देयर मशीन लैंग्वेज इक्विवेलेंट। असेंबलर लैंग्वेज में न्यूमेरिक कोड्स का यूज़ होता है जिसे सिंबल कहा जाता है। द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स विद हाई प्रोसेसिंग स्पीड आर कॉल्ड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो रेलवे ट्रेन रिजर्वेशन में इस्तेमाल होते हैं, स्टॉक मार्केट में यूज़ होते हैं, इस तरीके से और भी जगह यूज़ होते हैं। ट्रू फॉल्स भी करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स, शॉप्स, ऑफिसेस, बैंक्स एट्सेट्रा। ट्रू। लैपटॉप जो होता है घरों में इस्तेमाल होता है, ईजी टू कैरी होता है। माइक्रो कंप्यूटर छोटे कंप्यूटर को बोला जाता है, माइक्रो में छोटा। और ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम के ज़रिए। ट्रू, ये भी ट्रू होगा, सही है सेंटेंस बिल्कुल। ए कंपाइलर कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। नहीं, कंपाइलर लाइन बाय लाइन नहीं करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, तो ये इसलिए यहाँ पर फॉल्स होगा। और प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज। ट्रू होगा यहाँ पर। मशीन लैंग्वेज यूजेस न्यूमेरिक कोड्स। फॉल्स। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 को यूज़ करती है, 0 और 1। न्यूमेरिक कोड्स का यूज़ होता है असेंबली में। ये आप लोग को समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेनली यूज फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिवर्सिटीज़ एंड बैंक्स। यूनिवर्सिटीज़ और बैंक्स में मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है। और ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ए सोर्स कोड। ये भी हम लोगों ने ऊपर देखा। और नेक्स्ट, एंड डैश कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर करता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। और द प्रोग्राम converted into machine language by the translator is called an object program. And the fifth is C, C++, Java are some of the very popular examples of high level languages. ये languages के example भी दिए हुए थे वहाँ पर। और फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसको भी बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट मार्क करे थे वहीं पर। डिस्क्राइब द माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में पूछा है यहाँ पर, तो सबसे पहले पेज टर्न करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आ जाइए, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। तो इसका आंसर में आप लोग ये 3 पॉइंट्स अच्छे से समझ कर लिख दीजिएगा और यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। और फिर सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ असेंबली लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम मशीन लैंग्वेज। यहाँ पर आइए पेज नंबर 12 में।
यहाँ पर देखिए आंसर 2 दिया हुआ है। इस बुक में पहले से मार्क हैं, तो उसी आप भी मार्क कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक आंसर मार्क नहीं करे हैं। ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का डिफरेंस दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दोनों में अच्छे से उसको समझ लीजिएगा। और नेक्स्ट इज़ राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स के बारे में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है पेज नंबर 10 में। सुपर कंप्यूटर्स के बारे में देखिए ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स उसमें लिख दीजिएगा उसके आंसर में। और उसके एग्जाम्पल भी फुजाकू, प्रत्यूष, मिहिर, परम ब्रह्मा, क्रे XC50। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ये भी हम लोगों ने पढ़ा, इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, कंपाइलर एक बार में करता है। इसको भी मार्क कर लेते हैं, पेज नंबर 13 में पढ़ा था ये। इंटरप्रेटर ये यहाँ से अंडरलाइन करिएगा और सेकंड लाइन तक, और कंपाइलर को भी फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड पॉइंट, ये भी अच्छे से समझ लीजिएगा, रिवाइज़ करिएगा। और जो भी अंडरलाइन करा है आप लोगों ने, ये जब आप कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद रिवाइज़ करेंगे एग्ज़ाम के लिए, और फिर तो आसानी रहेगी कि आपको पता रहेगा कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हमने मार्क करी थी उस वक्त। तो इसलिए ज़रूरी है अंडरलाइन करना, पेंसिल से कर रहे हैं या फिर मार्कर से, हाइलाइटर से। और लिस्ट, 5th क्वेश्चन इज़ लिस्ट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 4th जनरेशन लैंग्वेजेस। 4th जनरेशन लैंग्वेजेस की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो यहाँ पर पेज नंबर 11, यहाँ से ये नीचे पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है 4th जनरेशन लैंग्वेज के बारे में। वेरी हाई लेवल लैंग्वेज भी होती है, यहाँ से अंडरलाइन करिए इसको नेक्स्ट पेज तक। और ये यूज़र फ्रेंडली होती है, इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और हाई स्पीड एग्जीक्यूशन होता है इसमें। ये 4 पॉइंट्स इसके मार्क कर लीजिए। और ये एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, PHP, रूबी, पाइथन, पर्ल, SQL। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3rd जनरेशन एंड 5th जनरेशन लैंग्वेजेस। 3rd एंड 5th जनरेशन लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस बताना है। पेज नंबर 11 में 3rd जनरेशन लैंग्वेज के बारे में आप लिखेंगे कि द रिस्ट्रिक्शंस एंड द यूसेज ऑफ मशीन असेंबली लैंग्वेज प्रॉम्प्टेड द प्रोग्रामर्स टू डेवलप लैंग्वेज विद द फॉलोइंग फीचर: सिंपल, यूज़र फ्रेंडली और मशीन इंडिपेंडेंट। और 3rd और 5th के बारे में बताना है, तो 5th जनरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रोग्राम डेवलप करने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ होता है। तो इसके बारे में भी आप ये एक लाइन लिखिएगा सेंटेंस, और उसके बाद उसका एग्जाम्पल मरकरी OPS5 प्रोलॉग। तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चंस के आंसर मार्क हो गए, और ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। और आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और अच्छे से पढ़िएगा समझकर, और नोट्स भी अच्छे से बनाइएगा। अगर आप अपनी हैंड राइटिंग में इसको अच्छे से लिखेंगे, अच्छी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाएंगे, तो चीज़ों को समझना और पढ़ने में आसानी होती है, और काफ़ी वक्त तक चीज़ें लिखने से याद रहती हैं। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए, इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी जल्दी आएगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो भी कंप्यूटर चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, क्लास में पढ़ा है, रिवाइज़ करना चाहते हैं, या फिर क्लास में सो गए थे, नहीं पढ़ पाए तो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।